हाय फ्रेंड्स। ये हमारा झारखंड का दूसरा चैप्टर है, प्रागैतिहासिक काल से मगध तक का उत्थान में झारखंड। तो हमने पहला चैप्टर जो झारखंड का नामकरण था उसको 2 वीडियो में अपलोड किया है। ये भी चैप्टर 2 वीडियो में आएगा। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। इतिहास को 3 भाग में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का है। तो यहां से आप एक पॉइंट दिमाग में रख सकते हो कि कांस्य युग और आद्य ऐतिहासिक काल का है हड़प्पा सभ्यता। इतिहास, इतिहास का वो पन्ना, ठीक है, उस काल जिसमें लिखित विवरण मिला है और उसे पढ़ा भी गया है, उसे इतिहास कहते हैं। अब झारखंड जो है उसमें प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं और आदि मानव काल भी बोलते हैं, अर्ली मैन एज या स्टोन एज बोलते हैं। अब पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल जब बहुत पुरानी बात हो रही है, लगभग 1,50,000 साल पहले, जिस समय आदमी जो है वो मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। वो शिकार करते थे और मतलब जो भी पेड़ पौधे जंगल में रहते थे उससे फल फूल खाते थे और ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक मतलब फूड गैदरर। ये एक जगह रहते थे, वहां पर शिकार करते थे, फल फूल खाते थे और उस जंगल का जब टोटल जानवर पशु खत्म हो गया, फल फूल खत्म हो गया, तो दूसरा जंगल चले जाते थे, फिर वहां पर शिकार करते थे, वहां पर सब खत्म तो तीसरा जंगल। तो ये था मेरा पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण का साक्ष्य झारखंड में मिला है। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण में क्या हुआ कि थोड़ा सा एडवांस रूप आ गया। मतलब ये कि इस समय लोग पशुपालन स्टार्ट कर दिए थे। मध्य पाषाण तक लोग पशुपालन स्टार्ट कर दिए थे। आग का उपयोग, मतलब देखो, आग का जो खोज वो प्रकृति से हुआ। जैसे 2 पेड़ों के टहनियों के टकराने से आग का खोज हो सकता है। बिजली, बारिश का मौसम है, बिजली कड़का और कोई सूखा पेड़ पे गिर गया तो आग लग गया, वहां से आग का खोज हो सकता है। ठीक है। पत्थर चट्टानों के टकराने से आग का खोज होता है। तो आग की खोज पूरा पाषाण में हुआ था, लेकिन इसका यूज, जैसे आग का यूज जानवरों को भगाने के लिए, आग का यूज मांस को पकाने के लिए, ये मध्य पाषाण में हुआ। नव पाषाण में जो इनकी जिंदगी थी, जो पहले भागते दौड़ते थे एक जगह से दूसरे जगह, वो एक स्थायीकरण की ओर आई। ठीक है। मतलब ये कृषि करने लगा, अब एक जगह सब मिलकर रहने लगे, कृषि करने लगे। अब कृषि की रक्षा के लिए इन्होंने पशुपालन किया, मतलब कुत्ता का पालन किया जो खेतों की देखभाल कर सके। तो इस तरह से कृषि, स्थायीकरण, पहिया, ये सब सब नवपाषाण काल का समय है। अब झारखंड में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, तीनों काल के पत्थर मिले। ठीक है। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा नवपाषाण का है, कौन सा पूरा पाषाण का है, कौन सा मध्य पाषाण का है? ये पत्थर का जो डिजाइन है ना, पत्थर से जो काट काट के औजार बनाने का डिजाइन है, उस डिजाइन से पता चलता है कि ये पूरा पाषाण का है, ये मध्य पाषाण का है, नवपाषाण का है। तो इस पॉइंट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है झारखंड के संदर्भ से, वो ये है कि 12 हस्त कुठार, मतलब 12 मैन मेड एक्सेस, एक कुल्हाड़ी के जैसा मिला है, नवपाषाण काल का है। ठीक है। तो बस पहला पॉइंट जो मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाया, इसमें झारखंड के संदर्भ में बस एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या कि नवपाषाण काल का 12 हस्त कुठार मिला है। 12 हस्त कुठार जो झारखंड से मिला वो नवपाषाण काल का है। 12 हस्त कुठार नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का झारखंड में एक मिला है 12 हस्त कुठार। अब ये जो झारखंड, अगर आप प्राचीन काल में आप देखोगे झारखंड, तो लगभग 90 to 95% या उससे भी ज्यादा यहाँ पर जंगल था। मेनली जो झारखंड है वो जंगल में ही था। तो यहाँ पर क्या है कि जनजाति आके रहते थे। ठीक है। तो ये महाभारत काल का बात हो रहा है या उससे पहले की बात हो रही है कि यहाँ पर जैसे वैदिक समय में आर्य रहते थे, तो जनरली वो झारखंड में जो जनजाति रह रही है इनको असुर कह के बुलाते थे। ठीक है। तो सबसे पहला जनजाति तो असुर हो गया, तो आपको याद रखना असुर सबसे पहला जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हुआ एक कहानी में बताता हूं। जैसे क्या हुआ ना कि बारिश हुआ, बिजली कड़का, तो जैसे बिजली कड़का तो बिरजिया। ठीक है। असुर के बाद बिरजिया, बिरजी कड़का। अब बिरजिया बोला कि भाई मैं आया, मेरे साथ मेरा भाई भी आएगा, तो बिरजिया के बाद बिरहोर।
असुर, बिजली चमका बिरजिया, बिरजिया के साथ बिरहोर। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिजली चमका, ये बैठे हुए थे या सोए हुए थे तो डर के खड़ा हो गए, तो खड़िया। तो सीक्वेंस क्या है, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। ये झारखंड में जनजातियों का प्रवेश के बारे में, ठीक है, सीक्वेंस है, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। अब होता है, अब मेटल एज। मेटल एज किसको कहते हैं, तो मनुष्य ने जब धातु का यूज करना सीखा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेटल एज। ठीक है, मतलब धातु युग। तो मनुष्य के द्वारा यूज किया गया पहला धातु जो है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा यूज किया गया पहला धातु तांबा। एकदम आपको दिमाग में रखना, कॉपर। मनुष्य के द्वारा यूज किया गया पहला धातु कौन सा है, कॉपर। तो इसीलिए हम लोग तांबा। तो 3 धातु युग में मेनली हमको पढ़ना है, ताम्र पाषाण युग तांबा, कांस्य युग कांसा और लौह युग, ये तीनों। ठीक है, ताम्र पाषाण, कांस्य और लौह। ताम्र पाषाण काल, जिसमें में तांबा का यूज होता। अब आपको एक कॉमन याद रखना, क्या, असुर और बिरजिया। ये जो जनजाति है वो झारखंड में जो तीनों युग है इसमें, जैसे तांबा युग, ठीक है, तो तांबा को गलाने की क्रिया जानती थी असुर और बिरजिया। कांस्य युग मतलब असुर और बिरजिया कांसा बनाने जानती थी। लौह युग, असुर और बिरजिया लोहा बनाने जानती थी। यहां से मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा लौह युग के बारे में। असुर जनजाति जो है वो लोहा बनाने की कला में एकदम निपुण थी। ठीक है, तो असुर जनजाति बहुत फेमस है लोहा बनाने की कला से। तो आज भी ऐसा बोला जाता है कि वर्तमान में, जैसे मैंने नोट 1 में ये लिखा है, ठीक है, नोट 1 में मैंने लिखा है कि असुर जनजाति जो है वर्तमान का, ठीक है, जो लोहार जनजाति है वो इसी असुर के वंशज है। ठीक है, तो लौह युग, असुर जनजाति को आप लोहा से लिंक अप कर सकते हैं, लौह। ठीक है, जो आज के लोहार जनजाति है वो असुर से ही कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के वंशज रहे हैं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं मेटल एज, जिस समय, ठीक है, ताम्र पाषाण काल मतलब धातु युग। तो तांबा, मनुष्य के द्वारा पहला यूज किया गया धातु है तांबा। तो झारखंड में हमें ये देखना है, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि तांबा का केंद्र बिंदु था सिंहभूम, तांबा का केंद्र बिंदु था सिंहभूम, तांबा का केंद्र बिंदु था सिंहभूम। और हजारीबाग के 12 गंडा से 49 तांबा का खान मिला है। ठीक है, 49 माइंस ऑफ कॉपर कहां से मिला है, हजारीबाग के 12 गंडा से। तो ताम्र युग में 2 चीज, केंद्र बिंदु सिंहभूम, केंद्र बिंदु सिंहभूम, और हजारीबाग के बाहर गंडा से 49 तांबा का खान। 49 तांबा का खान कहां से मिला, हजारीबाग का बाहर गंडा। हजारीबाग का बाहर गंडा क्यों फेमस है, 49 तांबा का खान। तो ताम्र पाषाण खत्म। कांस्य युग, अब क्या हुआ कि जब तांबा में टीन मिला दिया गया तो कि नया अलॉय मिश्र धातु बन गया कांसा। तो जिस समय, ठीक है, कांसा का यूज होने लगा था उसी को कांस्य युग बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का है या आदि ऐतिहासिक काल का है। ठीक है, तो झारखंड में असुर और बिरजिया कांस्य युग के थे। चलो नेक्स्ट, लौह युग। लौह युग मतलब जिस समय लोहा का यूज हुआ उसको लौह युग बोलते हैं। तो लौह युग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लोहा का मेरा खोज हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। लौह युग में लोहा का जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में यूपी में एक जगह अतरंजी खेड़ा। ठीक है, मैं आपको नोट नंबर 2 यहां से आप देख लो, अतरंजी खेड़ा। यूपी में एक जगह है अतरंजी खेड़ा जहां पर से लोहा मिला। और लोहा की खोज के बाद जो सभ्यता और संस्कृति का विकास वो बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, तो लौह युग, जिस समय लोहा का यूज हुआ उसको लौह युग बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर, असुर और बिरजिया। अब झारखंड में जो असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति थी वो लोहा बनाने की कला जानती थी। और ये झारखंड का लोहा मेसोपोटामिया तक जाता था। वहां पर एक जगह था दमसिक जहां पर झारखंड का लोहा से तलवार बनाया जाता था। अब इसको याद कैसे करना है, तो इन लोग जैसे मेसोपोटामिया तक गया, अब बोला कि दाम सही कौन देगा, दाम सही कौन देगा, दाम सही कौन देगा, दाम सही कौन देगा लोहा का। तो दामसिक के लोगों ने बोला कि हम सही देंगे, तो दामसिक, मेसोपोटामिया के दामसिक। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा झारखंड के संदर्भ में नवपाषाण काल। जैसे आपका नवपाषाण काल तुरंत आना चाहिए 12 हस्त कुठार। जैसे ताम्रपाषाण काल, अच्छा ताम्रपाषाण काल 2 पॉइंट, पहला सिंहभूम केंद्र बिंदु, दूसरा हजारीबाग का बाहर गंडा से 49 तांबा का खान। अच्छा लौह युग, अच्छा लौह युग मतलब झारखंड का जो लोहा था वो दामसिक में जाता था मेसोपोटामिया का। ठीक है, और ये तीनों जो मेटल एज का जो ताम्रपाषाण कांस्य युग, लौह युग में अगर आपसे जनजाति पूछेगा तो असुर बिरजिया, असुर बिरजिया। यहां तक मेरा कंप्लीट। अब तीसरा है, मैं इसी तरह नोट में एक लिखा था आपकी जानकारी के लिए कि ये जो प्रागैतिहासिक काल, इसका जो अध्ययन सबसे पहली बार झारखंड
सॉरी, भारत में जो सबसे पहली बार कोई व्यक्ति जो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया उसका नाम था रॉबर्ट फूट। ठीक है, आप याद कर सकते हो एक जानकारी, मैं नोट मतलब अलग से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। उसके बाद भारत में जो पुरातत्व के जनक हैं, ठीक है, जो भी पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत का, उसके जो जनक बोला जाता है वो कनिंघम को बोला जाता है। तो आप 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर सकते हो। चलो यहां तक हो गया हमारा। उसके बाद है वैदिक युग। ठीक है, अब वैदिक युग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखो वैदिक युग में क्या है कि वैदिक युग को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोला जाता है ऋग वैदिक काल, एक को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक युग को 2 भाग में बांटा गया है, एक को बोला जाता है ऋग वैदिक काल, ठीक है, एक को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक में ऋग वेद लिखा गया है और उत्तर वैदिक में 3 वेद लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा वेद लिखा गया है? एक साम वेद लिखा गया है, ठीक है, एक ऋजु वेद लिखा गया है, एक अथर्व वेद लिखा गया है। 3 वेद लिखा गया है। सबसे पहला पुराना वेद है ऋग वेद और सबसे लास्ट का वेद है अथर्व वेद। मैं आपको बताया भी था, ठीक है, कि वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैदिक काल में झारखंड। बस ये है कि ऋग वैदिक समय में जो झारखंड की जनजातियां थी उसको ऋग वैदिक लोग, ठीक है, असुर कह के बुलाते थे। और असुर जनजाति जो है वो क्या करती थी, देखो ऋग वेद में क्या होता था ना कि यहाँ पर लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है, लेकिन जो असुर जनजाति थी इन लोग एक लिंग का पूजा करते थे। तो इसलिए ऋग वेद में असुर जनजाति को, यहाँ की जनजाति को असुर कहा गया, झारखंड की जनजाति को असुर कहा गया, और ऋग वेद में इस असुर जनजाति को लिंग पूजक कहा गया। मतलब इन लोग, सिंस इन लोग हवन वगैरह करते थे, इन लोग लिंग की पूजा करते थे, तो इसीलिए इन लोग को लिंग पूजा कहा गया। तो मेरा ऋग वैदिक से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के संदर्भ में। ठीक है, आशा है वैदिक युग कंप्लीट। नेक्स्ट है महाजनपद का उदय। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब लोहा का खोज हुआ, ठीक है, सबसे पहले वैदिक काल में क्या था कि सबसे छोटा लेवल पे था मेरा ग्राम, गांव था। उसके बाद था विश्व, अब आज का ब्लॉक समझ लो। विश्व के बाद मेरा था जन, जन मतलब अब आज का अनुमंडल समझ लो। जन के बाद था जनपद, आज का आप डिस्ट्रिक्ट समझ लो। और जनपद के बाद हो गया महाजनपद, आज का आप स्टेट समझ लो। तो लोहा का खोज के बाद मैं आपको बताया था कि जब यूपी के अतरंजी खेड़ा से लोहा का खोज हुआ तो अचानक से समाज में, आर्थिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया। ठीक है, और समाज में समृद्धि बढ़ने लगा। तो समृद्धि बढ़ने लगा तो धीरे धीरे एरिया बढ़ने लगा, और एरिया बढ़ने लगा, बड़ा बड़ा महाजनपद बना। तो टोटल भारत में 16 महाजनपद बना था। ठीक है, ये लगभग 600 BC की बात हो रही है। 16 महाजनपद था। इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था मेरा मगध। ठीक है, तो 16 जनपद में जो महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली है वो कौन है? मगध। अब बाय द वे कि मेरा ये वाला एरिया है मगध, मान लेता हूं। मगध मेन जो इसका केंद्र बिंदु था राजगीर, वैशाली, तो बिहार वाला एरिया दिख रहा है भाई। ठीक है, अब इसका जो दक्षिण भाग था, साउथ वाला जो एरिया था, इधर था जंगल, जो आज झारखंड, बिहार झारखंड अब देख लो। साउथ का जो एरिया था वो था जंगल, और यही था मेरा झारखंड। ठीक है, लेकिन उस समय इसको झारखंड नहीं कहा जाता था, इसको कीकट कहा जाता था। यही था मेरा कीकट। यहां पर कौन रहते थे? जनजाति। और ये जनजाति का लीडर कौन था? जरासंध। एकदम याद कर लेना है। मगध के समय झारखंड में जो जनजाति था वहां पर शासन किसका था? तो जरासंध का। ठीक है, ये जो पूरा बिहार मगध वाला एरिया, ये पूरा मगध है। ये मेरा क्या है? ये पूरा मगध है। मगध का दक्षिणी भाग में था झारखंड, जिसको किकट बोलते थे। किकट में जनजाति बहुत सारे थी, और इस जनजाति पर जिसका शासन चल रहा था झारखंड वाला एरिया में वो था जरासंध। तो ये मेरा था 16 महाजनपद का उदय। ठीक है, तो झारखंड के संदर्भ में मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा मगध के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये झारखंड कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मगध के बारे में। मगध
इसका जो संस्थापक था उसको बोला जाता है वृहदत्त। ठीक है, वृहदत्त का बेटा था जरासंध। ये वही जरासंध है महाभारत वाला। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि मगध का स्थापना किसने किया था, तो वृहदत्त। ठीक है, लेकिन मगध के समय झारखंड का शासक कौन था, तो जरासंध। ठीक है, इसका पॉइंट आप लिखते जाओ। नेक्स्ट है मेरा मगध हो गया, वृहदत्त हो गया, अब हर्यक वंश। मगध में जो पहला वंश था वो था मेरा हर्यक वंश। ठीक है, इसको पितृहीनता वंश भी बोला जाता है। इसको पितृहीनता वंश भी बोला जाता है। अब क्यों मैं बता रहा हूं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, अब बिंबिसार है, इसी के समय आपको जो भी गौतम बुद्ध थे इसी के टाइम के थे, या महावीर थे, ये सब बिंबिसार के टाइम के हैं। ठीक है, चलो अजात। अब क्या हुआ ना कि बिंबिसार जो है उसका बेटा अजातशत्रु अपना पिता का हत्या कर दिया और गद्दी पे बैठ गया। तो पिता का हत्या कर दिया। अब क्या हुआ कि जो उदयन था, अब जो उदयन था ये अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको पितृहिंसा वंश भी बोला जाता है, हर्यक वंश को। ठीक है, अजातशत्रु के समय इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, पहला बौद्ध सभा हुआ था अजातशत्रु के समय में। ठीक है, ये कहां पर हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। और उदयन के बारे में आप एक पॉइंट याद कर सकते हो कि जो वर्तमान पाटलिपुत्र पटना है, पाटलिपुत्र शहर, ठीक है, इन्होंने बसाया था, उदयन। पाटलिपुत्र शहर उदयन ने बसाया था। तो ये था मेरा मगध में वृहदत्त हो गया, हर्यक वंश हो गया। अब शिशुनाग वंश। शिशुनाग में क्या है कि इसका संस्थापक कौन था, खुद शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन आया, काला अशोक। काला अशोक के समय एक पॉइंट याद रखना है कि काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा हुआ था। कहां पर हुआ था, वैशाली में। काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा हुआ, कहां पर, वैशाली में। शिशुनाग वंश खत्म। अब आ जाते हैं नंद वंश। इसके बाद आ जाता है नंद वंश। तो नंद वंश को महापद्म नंद, इसके संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। ठीक है, फाउंडर कौन था, महापद्म नंद। और उसके बाद इसका जो आखिरी शासक था वो था घनानंद। तो घनानंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भैया पहली बात कि ये एकदम क्रूर था, अत्याचारी था, लोग प्रजा इसके शासन से त्राही त्राही थे। चंद्रगुप्त का आप नाम सुने होंगे, चाणक्य का नाम सुने होंगे। तो चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त बोलते हैं। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो एक बार चाणक्य का ये बेइज्जती कर दिया। ठीक है, तो चाणक्य भी अंदर से प्रण ले लिए थे कि इसका साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिए और चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, युद्ध। इस युद्ध में, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गए और घनानंद को हरा दिए। इस तरह से मेरा मौर्य वंश का स्थापना हुआ। ठीक है, और घनानंद के समय ही सिकंदर का भी भारत में अटैक हुआ था। ठीक है, तो सिकंदर का अटैक किसके समय हुआ था, घनानंद। तो घनानंद से 2 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला पॉइंट ये कि सिकंदर का अटैक घनानंद के समय हुआ था और घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में घनानंद को हरा दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, जिसके प्रधानमंत्री थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मौर्य वंश में झारखंड।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।